लर्निंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी लैंग्वेज लेक्चर सीरीज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सी में इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, और मेनली हम डिस्कस करेंगे प्रिंटफ फंक्शन को और कमेंट्स हम किस तरह से यूज करते हैं सी में। तो बगैर किसी इंतजार के आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी सीरीज में, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था आपको। तो सी में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा फोकस है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। सी में इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम्स में डेटा फीड करवा सकें वेरिएबल्स में, और या फिर अगर हमारे प्रोग्राम कोई आउटपुट जनरेट कर रहा है तो हम उसे स्क्रीन पे दिखा सकें, या फिर ऐसा भी होता है कि हम अपना डेटा फाइल्स में ट्रांसफर करें, परमानेंटली स्टोर करें, और जब हमें जरूरत हो तो हम उसको रीड कर सकें। तो इन दोनों सूरतों में हमें इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस यूज करना होंगी। सी में जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं हम उनको क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। एक कहलाते हैं कंसोल आईओ फंक्शंस या कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, और दूसरे कहलाते हैं डिस्क आईओ फंक्शंस या डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस का मकसद ये है कि ऐसे फंक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे कुछ शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंसोल आउटपुट फंक्शन चाहिए। अगर आप टाइप करते हैं स्क्रीन पे कुछ, उस पे स्क्रीन पे आपने कोई नंबर वगैरह टाइप किया और आप चाहते हैं वो नंबर स्टोर हो जाए किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, तो उसको हम कहते हैं कंसोल इनपुट फंक्शंस हमें चाहिए इस काम के लिए। तो सी में बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं जो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ है, प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है, स्कैनफ इसी तरह से पुटफ आउटपुट फंक्शन है, और गेटफ और स्कैनफ दोनों हमारे इनपुट फंक्शंस कहलाते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन अवेलेबल हैं सी में। जब हम डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास डिस्क मैनिपुलेशन के लिए बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, जैसे एफ प्रिंटफ, एफ स्कैनफ, एफ ओपन, एफ क्लोज। तो डिस्क आईओ का मतलब ये है कि अगर हम परमानेंटली अपना डेटा स्टोर करना चाहते हैं फाइल्स में, और हम चाहते हैं कि वंस डेटा स्टोर हो जाए तो लेटर ऑन जब हम चाहें उस डेटा को दोबारा से अपने प्रोग्राम्स के थ्रू रिट्रीव करें और एक प्रॉपर फॉर्मेट में, रिपोर्ट्स फॉर्मेट में स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। तो एनीवेज, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो डिस्क आईओ फंक्शन है ये सी में फाइलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ एक ही फंक्शन है इनपुट आउटपुट में से, वो है प्रिंटफ। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्दर प्रिंटफ के बारे में। The printf is a console output function in C which sends formatted output to the screen. Or in other and simple words, printf is a standard library function which is used to display output results on computer screen. तो printf बेसिकली क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो स्क्रीन पे हम जो भी आउटपुट शो करना चाहें वो हम शो करने के लिए यूज करते हैं। और हम इसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इसलिए कहते हैं कि सी में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब ये है कि ऐसा कोड जो पहले से इन फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी हमारे पास सी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हेडर फाइल्स, और जब कभी हम उनमें से कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो जस्ट हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना होती है। प्रिंटफ की हेडर फाइल क्या है? stdio.h। तो प्रिंटफ फंक्शन जो मौजूद है stdio.h हेडर फाइल में मौजूद है। तो जब हम यूज करते हैं प्रिंटफ, तो अगर आप CPP से प्रोग्राम को सेव करेंगे विद द एक्सटेंशन ऑफ .cpp C++, तो ये हेडर फाइल इंक्लूड करना लाजमी होगी। लेकिन अगर आप जो हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं, सी की जो एडिटर वो सी यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आप अपना प्रोग्राम सेव करते वक्त उसका नाम कुछ भी रखें, लेकिन अगर एक्सटेंशन .c देते हैं जैसे first.c, तो फिर ये हेडर फाइल इंक्लूड करना ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। और अब सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स का मतलब है रूल, हाउ टू यूज दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो प्रिंटफ डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्ट्रिंग, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो आई विल टेल यू कि इसका मतलब क्या है। ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है, कॉमा एंड देन वेरिएबल नेम। तो बेसिकली जब हम सिंटेक्स देते हैं तो हमें कुछ चीजें समझना होगी कि जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये डायरेक्टली जब आप कमांड लिखेंगे तो हम वहाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट होगा, यानी ये फॉर्मेट स्ट्रिंग रिप्लेस होगा विद समथिंग एल्स, ठीक है ना। और जो चीज मैं इस पूरी सीरीज में ग्रीन कलर में सिंटेक्स में शो करूंगा, इट मींस कि इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप इसे यूज करेंगे तो वेल एंड गुड, यू विल गेट एडेड बेनिफिट, और यहाँ उसका जो एडिशनल फीचर है वो आपको मिल जाएगा उस कमांड का। लेकिन अगर आप ये पार्ट, ग्रीन पार्ट स्किप करना चाहें तब भी कमांड वर्क करेगी। तो नेक्स्ट अब हम इस सिंटेक्स को फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह पे हम क्या कुछ दे सकते हैं, या वेरिएबल नेम्स की जगह पे किस तरह से वेरिएबल्स आएंगे। तो हियर इट इज, फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम तीन चीजें दे सकते हैं: स्ट्रिंग कांस्टेंट, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। यहाँ ये जो एरो हमने बनाया हुआ है
इसको बनाने का मकसद ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो वेरिएबल नेम्स हैं और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, ये दोनों चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट है। यानी ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शनल पार्ट है, तो अगर आप ऑप्शनल पार्ट अटेम्प्ट करेंगे यानी वेरिएबल नेम्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का भी इस्तेमाल लाजमी हो जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर कहां देंगे हम? फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, यानी डबल कोटेशन में यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देना होंगे, लेकिन ये हम तब देंगे जब हम वेरिएबल नेम्स को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम वेरिएबल नेम्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये पार्ट भी आपका स्किप हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट इफ यू आर नॉट यूजिंग वेरिएबल नेम्स। तो अब आते हैं बाकी दो हमारे पास जो पार्ट्स हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कांस्टेंट आ सकता है या फिर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन, या फिर इन तीनों को भी आप कंबाइन कर सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जब आप वेरिएबल्स को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट की कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, प्रिंटफ। प्रिंटफ आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, PRINTF। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये मैंने पहले आपको बताया था, तो इसलिए हमें ख्याल रखना होगा स्पेलिंग्स का। तो प्रिंटफ स्मॉल लेटर्स में, पैरेंथेसिस दी हमने, डबल कोटेशन में लिखा हेलो वर्ड। अब हेलो वर्ड क्या है? ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ डेटा टाइप्स वाले वीडियो में कि हेलो वर्ड इज अ स्ट्रिंग। तो ये एक फिक्स स्ट्रिंग है। तो आप जब लिखेंगे प्रिंटफ हेलो वर्ड, और अगर इस लाइन का आउटपुट हम समझना चाहें कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इस लाइन की आउटपुट क्या आएगी, स्क्रीन पे जस्ट हेलो वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी जो भी आप यहाँ डबल कोटेशन लिखोगे एज इट इज वो चीज प्रिंट हो जाएगी। तो वी कॉल इट कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। तो आप इस प्रोग्राम को 10 दफा चलाएं, 20 दफा चलाएं, हमेशा हेलो वर्ड ही प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। अब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स ये बहुत सारे, न्यू लाइन के लिए हम बैकस्लैश एन देते हैं। कोई भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होगा तो वो बैकस्लैश से स्टार्ट होगा। बैकस्लैश इंडिकेट्स द यूज ऑफ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ठीक है ना, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन है, कैरेज रिटर्न के लिए बैकस्लैश आर है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? न्यू लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, एंटर होगा, नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में चले जाएंगे। कैरेज रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप उसी लाइन के शुरू में चले जाए, यानी लाइन चेंज ना हो। इसी तरह हॉरिजॉन्टल टैब है, यानी आप 5 स्पेसेस आगे चले जाएंगे। वर्टिकल टैब है, अगर आप सिंगल कोटेशन शो करना चाहते हैं तो आप बैकस्लैश सिंगल कोट देंगे। अगर डबल कोट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप बैकस्लैश डबल कोटेशंस देंगे, यहाँ हमने मेंशन किए हैं डबल कोट्स, सिंगल कोट्स। अगर आप बैकस्लैश को डिस्प्ले करना चाहते हैं आउटपुट में तो बैकस्लैश देंगे। बीप के लिए बैकस्लैश ए यूज होता है, बैक स्पेस एक स्टेप पीछे जाने के लिए एक लेटर बैकस्लैश बी यूज होता है, और पेज डाउन करने के लिए फॉर्म फीड के लिए हम यूज करते हैं बैकस्लैश एफ। तो हियर इट इज द एग्जांपल जिसमें हमने कंबाइन किया हुआ स्ट्रिंग कांस्टेंट को एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के साथ। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ बीच में बैकस्लैश एन दिया है। तो प्रीवियस एग्जांपल और इसमें क्या फर्क है, जस्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया बैकस्लैश एन। तो हेलो फर्स्ट लाइन पे आ गया, और जैसे ही हेलो खत्म हुआ तो बैकस्लैश एन का मतलब है चेंज द लाइन, नेक्स्ट लाइन पे चले गए और वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर हम टेप देंगे तो लाइन चेंज नहीं होगी, बल्कि उसी लाइन पे ये स्पेस आ जाएगा बीच में, 5 स्पेसेस ब्लैंक। इसी तरह से फिर अगर हम इटसेल्फ कोटेशंस को प्रिंट करना चाहते हैं, डबल कोटेशन को, ये देखिए बैकस्लैश डबल कोटेशन दिया हुआ है, फिर बैकस्लैश डबल कोटेशन। तो ये तो सिंटैक्स के कोटेशंस हैं जो मैंने ये रेड कलर में दिखाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अंदर है ये हमारे पास वो कोटेशंस हैं जो हम शो करना चाहते हैं। तो अब देखें हेलो डबल कोटेशंस में प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन कंबाइन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये देखिए इसमें हमने ये ऑप्शनल पार्ट यूज नहीं किया। जब हम वेरिएबल्स को यूज नहीं करते तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। अब हम आते हैं कि अगर आप वेरिएबल यूज करोगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना कंपलसरी हो जाएंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। तो जितने डेटा टाइप्स आप वेरिएबल्स के लिए पढ़ चुके हैं उतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे। यानी आपने शॉर्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, आपने इंटीजर के बारे में पढ़ा, आपने लॉन्ग डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, फ्लोट के बारे में पढ़ा। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तमाम तरह डेटा टाइप्स। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करें तो वीडियो ओपन हो जाएगी। मूव करते हैं एग्जांपल की तरफ। तो अब देखिए हमने जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने तो वेरिएबल्स का कांसेप्ट होना चाहिए। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर a = 5, एक की इनिशियल वैल्यू 5 हो गई, और एक वेरिएबल क्रिएट किया फ्लोट पाई के नाम से, तो उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी 3.141। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। अब हम ये चाहते हैं कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करें, a और पाई की। हाउ टू डिस्प्ले दीज वैल्यूज, ठीक है ना, यानी मेमोरी में जो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक है वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या बताया था, नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, यानी आपकी बेसिकली मेमोरी लोकेशंस है जहां पे डेटा मौजूद है। ठीक है, अब हम a और पाई की वैल्यू को शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए printf कमांड जब हम देंगे तो हियर इट इज। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, printf। अब कॉम्बिनेशन है, किस चीज की कॉम्बिनेशन है, हम कुछ स्ट्रिंग दे रहे हैं और उसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल नेम्स को यूज कर रहे हैं। तो हमने लिखा printf वैल्यू ऑफ a = 2। तो ये जो हमने लिखा हुआ वैल्यू ऑफ a = 2, ये तो एज इट इज स्क्रीन पे शो होगा। अब ये रेड में जो %d है
ये हमने क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि हम a की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। a की डेटा टाइप क्या है? int। और यहाँ देखें %d किस लिए यूज होता है? साइंड int के लिए या सिंपली int के लिए, ठीक है ना, इंटीजर के लिए साइंड int। तो अब हम यहाँ पे जब a यूज कर रहे हैं वेरिएबल, तो हमारे लिए लाजमी हो गया कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा वो इससे मैच हो, तो ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। अब होगा क्या डिस्प्ले में? बेसिकली होगा ये कि %d की जगह पे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली printf, तो ये पाई इक्वल्स टू ये एज इट इज हमने लिखा हुआ है प्रिंट होगा, और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या दिया हुआ है? %f का मतलब ये है कि हम फ्लोट वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो यानी अब जो वेरिएबल होगा वो फ्लोट वेरिएबल होगा। तो पाई की डेटा टाइप क्या है? आप देखिए फ्लोट है, ठीक है। तो दिस इज द आउटकम कि देखें वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू %d की जगह पे क्या आ गई? a की वैल्यू विच इज 5, ठीक है ना। और इसी तरह पाई इक्वल्स टू, और इस %f की जगह पे क्या आ चुका है? 3.141, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर कि हम किस तरह से वेरिएबल्स में जो वैल्यूज स्टोर है उन्हें हम किस तरह से शो करते हैं। तो ये तमाम तर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपको याद करना होंगे या समझना होंगे कि जिस टाइप की यानी आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसी टाइप का होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको प्रिंटफ का सिंटैक्स अच्छी तरह समझ में आया होगा और ये जो बेसिक एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो एक और इंस्ट्रक्शन इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमें पढ़ना है, वो है कमेंट्स, कि हम सी में कमेंट्स कैसे देते हैं या रिमार्क्स कैसे देते हैं। तो कमेंट्स का सिंटैक्स पढ़ाने के बाद हम डायरेक्टली सी की आईडी ओपन करेंगे और उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स बनाएंगे जिसमें हम प्रिंटफ की प्रैक्टिस भी करेंगे और कमेंट्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल्स नहीं समझेंगे प्रिंटफ और कमेंट्स के तो आपको ये कमांड फर्दर क्लियर नहीं होगी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम प्रिंटफ के एग्जांपल्स रन करेंगे आईडी में, ठीक है। तो आइए कमेंट कमांड को पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो कमेंट्स क्या होते हैं? Comments or remarks are descriptions of the program source code which helps programmer to explain logic or working of the code and hence improves the readability of the program। यानी कमेंट्स या रिमार्क्स एक ही बात है। ये बेसिकली जब हम कोई प्रोग्राम टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, कुछ आसान कुछ मुश्किल, ठीक है। तो फिर हम अगर कुछ अपने कोड को रीडेबल बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम आप बना रहे हैं और वो कोड कल को आप किसी को ईमेल कर देते हैं, ठीक है, और वो कोड तकरीबन 50-60 लाइनों का है, उसमें कहीं पर आपने मुश्किल एल्गोरिथम्स को हल किया हुआ है, तो अब क्या होगा? आपने प्रोग्राम तो भेज दिया, तो हो सकता है कि आपने जिसको कोड भेजा है तो आपका जो कॉम्प्लेक्स जो एल्गोरिथम है वहां पे आपने जो आइटरेशंस, लूप्स और कुछ कोड दिया हुआ है तो वो कंफ्यूजिंग हो सकता है उसके लिए जिसको आप ईमेल कर रहे हैं। तो बेहतर क्या होगा कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट्स दिया करें, कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा करें कॉम्प्लेक्स कोड की कि यहाँ क्या हो रहा है या इस पार्ट में प्रोग्राम के क्या हो रहा है। या इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आप टॉप पे कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल देना चाहते हैं उस प्रोग्राम के बारे में, यानी प्रोग्राम क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाती है फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर मशीन। यानी कंप्यूटर की रीडेबिलिटी तो एक जगह हो गई, लेकिन दूसरी तरफ प्रोग्रामर जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, उनकी रीडेबिलिटी का भी ख्याल रखना है। यानी ऐसा कोड लिखें जो अगर आप किसी भी दोस्त को दें, किसी और प्रोग्रामर को दें, तो वो आपसे सवाल पूछे बगैर सिर्फ उस कोड को देख के समझ जाए कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो इसलिए हमेशा अपने प्रोग्राम्स में थोड़े बहुत कमेंट्स को जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। Note that any text or code marked as comment is totally ignored by the translator। यानी अगर आप कोई भी रिमार्क्स या कमेंट्स देते हैं तो हमेशा याद रखो कि वो रिमार्क्स या कमेंट्स आपके लिए होते हैं, ह्यूमन के लिए हैं, प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर डिस्कशन है ये, ठीक है ना। कंपाइलर इन कमेंट्स को नहीं पढ़ता, कंपाइलर टोटली इग्नोर कर देता है। यानी आपका कोई भी कोड अगर आपसे कमेंट कर देंगे या कुछ भी अगर आप ऐसे कमेंट मेंशन करते हैं अपने प्रोग्राम में तो कंपाइलर उसे रीड नहीं करता, स्किप कर देता है। अच्छा, ये कमेंट्स हर लैंग्वेज में है सपोर्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप सी में पढ़ रहे हैं तो सिमिलरली जावा में भी कमेंट्स हम देते हैं, ठीक है। पाइथन हो, पीएचपी हो, व्हाटएवर, थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज हो सकता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, अदरवाइज मोस्टली जो है लैंग्वेजेस इस कमेंट स्टाइल को आजकल सपोर्ट करती हैं। सो देयर आर टू वेज टू राइट कमेंट्स इन सी प्रोग्राम्स। पहला कि आप डबल स्लैश दे दें, ठीक है। डबल स्लैश देने के बाद अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो सी का कंपाइलर से कमेंट अज्यूम करेगा और उसे ट्रांसलेट नहीं करेगा और वो तमाम तक टेक्स्ट स्किप हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है? अच्छा, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, यानी लाइन के शुरू में या कहीं पर भी आपने ये डबल स्लैश दे दिया तो इसके बाद से लेकर लाइन के एंड तक ये तमाम तर कमेंट अज्यूम होगा और इस लाइन को नहीं पढ़ा जाएगा। सेकंड जो मेथड है उसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। इसको स्टार्ट करते हैं हम स्लैश देते हैं, बैक स्लैश नहीं है, याद रखिएगा ये स्लैश है। अक्सर स्टूडेंट बिगनर्स स्लैश की जगह बैक स्लैश दे देते हैं और फिर कहते हैं कि कमेंट तो सही वर्क नहीं कर रहा। सो ये स्लैश है, नॉट द बैक स्लैश। स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका कमेंट स्टार्ट हो गया और उनको क्लोज करना भी लाजमी है।
तो हमने एस्टेरिक दिया और स्लैश दिया, इट इज क्लोजिंग। तो इसके दरमियान जो कुछ भी आप लिखेंगे, 3 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनें, इट्स अप टू यू। तो तमाम टेक्स्ट जो होगा वो अज्यूम होगा कि कमेंट है, और कंपाइलर इसके दरमियान जो कुछ लिखा है उसे ट्रांसलेट नहीं करेगा और इग्नोर कर देगा। तो फर्क क्या हुआ कि इसमें आपने डबल स्लैश दिया, फॉरवर्ड स्लैश डबल, और उसके बाद जो कुछ लिखेंगे तो एंड ऑफ लाइन तक कमेंट होगा। नेक्स्ट लाइन पे जो कुछ लिखेंगे तो वो कमेंट नहीं होगा, यानी कंपाइलर रीड करेगा नेक्स्ट लाइन को। लेकिन यहाँ पे ये कि इसके दरमियान जो कुछ लिखेंगे वो कमेंट्स में अज्यूम होगा। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट कमेंट्स का समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, और हम सी की आईडी ओपन करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि प्रिंटफ के डिफरेंट एग्जांपल्स रन करके देखेंगे और कमेंट्स हम किस तरह से प्रैक्टिकल यूज करते हैं सी प्रोग्राम्स में। जी, तो हम सी की आईडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोड ब्लॉक पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एज ए बिगनर, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी आईडी है, टर्बो C++। और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ये भी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको। सेकंड वीडियो जो इस ट्यूटोरियल की है उसमें आप देख चुके हैं कि हाउ टू इंस्टॉल टर्बो C आईडी। तो इस वक्त हम टर्बो C आईडी को ओपन करते हैं और फिर हम प्रिंटफ और कमेंट्स के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको रन करके देखेंगे। तो आईडी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट टर्बो C++, क्लिक किया हमने। फाइल ओपन करते हैं, तो थोड़ा सा कोड मैंने टाइम सेव करने के लिए टाइप करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो, आप कम वक्त में ज्यादा सीख सकें। तो ये देखिए हमने फाइल ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने 2 चीजें इंक्लूड की हुई हैं। फर्स्ट हमारे पास है हैश इंक्लूड onaio.h, क्योंकि हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं क्लियर स्क्रीन CLR-SCR। तो CLR-SCR की जो हेडर फाइल है वो है onaio.h। इसी तरह से सेकेंड हमारे पास है हैश इंक्लूड stdio.h। तो stdio.h हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो printf कमांड है इट इज अवेलेबल इन stdio.h। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। दिस सी प्रोग्राम प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ printf फंक्शन एंड कमेंट्स। ठीक है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे आप फर्दर कोई कॉपीराइट इंफॉर्मेशन है वो भी लिख सकते हैं, ऑथर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप जो कुछ लिखना चाहें यहाँ पे, तो कंपाइलर से रीड नहीं करेगा बिकॉज वी हैव मेंशन्ड इट एज ए कमेंट। वाइड वेन हमारा फर्स्ट लाइन कोड की हर प्रोग्राम, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, किसी का प्रोग्राम फंक्शंस पर मुश्तमिल है, कम से कम एक मेन फंक्शन का होना लाजमी है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और दिस इज कॉल्ड, अब जो हम जिस पे आ रहे हैं, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। तो ये कहलाएगा हमारा सिंगल लाइन कमेंट, यानी हम बता रहे हैं कि नीचे हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। तो ये एग्जांपल है आपके पास कि हम सिंगल लाइन कमेंट कैसे देते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे अब एक टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, char ch इक्वल्स टू y, यानी मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया हुआ है और उसे इनिशियलाइज कर दिया y से। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और हमने टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हम इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं, a की इनिशियल वैल्यू 5 और b की इनिशियल वैल्यू 10। उसके बाद एक फ्लोट वेरिएबल बनाया हुआ हमने pi। ठीक है, अब हम आते हैं क्लियर स्क्रीन। तो ये फंक्शन है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्क्रीन रेज करने के लिए हम यूज करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो हमने कमेंट दिया था लाइन के बिगनिंग में हमने डबल स्लैश दिया हुआ है here। ठीक है, तो ये पूरी लाइन कमेंट अज्यूम होगी। और यहाँ पे क्या होगा कि पहले हमने कमांड लिख दी है CLR-SCR, तो CLR-SCR कमांड एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमने लिखा है डबल स्लैश दिस फंक्शन इरेजेस क्लियर्स द स्क्रीन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस से लेकर यहाँ तक एंड तक अब ये ऐसे कमेंट अज्यूम होगा, कंपाइलर से रीड नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे देखें स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल है कि डबल कोटेशन में जो कुछ हम लिखेंगे वो तमाम तर प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने जो मैसेज दिया हुआ है प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद printf कमांड हम दे रहे हैं, \n यूज किया हुआ है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो ये हम यहाँ पे 2 चीजें यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। \n का मतलब है नई लाइन स्टार्ट हो जाए, सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है दिस इज एंड ऑफ प्रोग्राम, लेकिन फिर ये देखिए \b यूज किया हुआ जो बैक स्पेस के लिए यूज होता है। कितनी दफा? 1 2 3 4 5, यानी प्रोग्राम लिखने के बाद आप इस तरह 5 स्टेप पीछे चले जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 स्पेस भी है, तो टोटल 5 लेटर्स यहाँ से इरेज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे JECT। तो आप वैसे तो डिस्प्ले होना चाहिए प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम के बजाय क्या प्रिंट हो जाएगा? प्रोजेक्ट, क्योंकि ये लेटर दोबारा से ओवरराइट हो जाएंगे विद दीज 4 लेटर JECT। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि हाउ टू यूज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। तो सबसे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स है वो है \n। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखें \r का भी हमने इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ में आए कि \n और r में क्या फर्क है।
तो जब हम \n देते हैं तो न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है और न्यू लाइन पे ये तमाम एस्टेरिस्क आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने दिया हुआ है \r। तो इससे ये होगा कि लाइन चेंज नहीं होगी बल्कि उस इसी सेम, यानी आपका कर्सर अगर यहाँ पहुंच चुका है बिल्कुल एंड में लास्ट स्टेरिक पे, तो ये इसी लाइन के शुरू में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद उसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा ये वाला मैसेज, क्योंकि वी आर नॉट चेंजिंग द लाइन बल्कि हम सिर्फ उसी लाइन के स्टार्ट में लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक ब्लैंक लाइन दे रहे हैं। ब्लैंक लाइन के बाद हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे। तो ये वेरिएबल्स को कैसे यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे तीनों चीजें यूज हो रही हैं। escape sequence character which is \n न्यू लाइन, फिर स्ट्रिंग आपके पास आ गया my name starts with, फिर escape sequence character टेब थोड़ा स्पेस आ जाएगा, और फिर अगर हम करेक्टर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या देंगे, %c, स्ट्रिंग होगा तो s देंगे, इंटीजर होगा तो %d, अनसाइंड इंटीजर होगा तो %u। तो ये पूरी लिस्ट जो मैंने आपको बताई है उस लिस्ट में से आप चूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल को देखते हुए। तो वेरिएबल क्या है, करेक्टर। अगर मैं यहाँ पे a प्रिंट करना चाहता हूँ तो a इंटीजर है तो फिर मुझे यहाँ पे %d देना होगा, ठीक है ना। अगर मैं फ्लोट वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो c की जगह मुझे f देना होगा और यहाँ फिर फ्लोट वेरिएबल का होना लाजमी है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है, ये देखिए पाई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, न्यू लाइन एंड देन वैल्यू ऑफ पाई विल डिस्प्ले हियर, ठीक है। तो ये %f दिया हुआ है क्योंकि पाई जो वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव फ्लोट है। इसी तरह लास्ट में न्यू लाइन और सम ऑफ %d एंड %d। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ पहला जो %d है इसकी जगह पे a वेरिएबल प्रिंट होगा। तो सीक्वेंस को भी ध्यान में रखा करें, यानी आपने जिस सीक्वेंस में वेरिएबल्स दिए हुए डबल कोटेशन के बाद कॉमा, कॉमा के बाद वेरिएबल्स की सीक्वेंस जिस तरतीब से देंगे तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इसी तरतीब से होने चाहिए। तो %d की जगह a की वैल्यू आएगी, सेकंड %d की जगह पर b की वैल्यू आएगी और थर्ड %d की जगह पे ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है ना, a + b, ये सॉल्व होगी और उसका जवाब यहाँ प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम स्कैनफ पढ़ेंगे और स्कैनफ के बाद जो वीडियो होगी उसमें हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी कि हम आप किस किस तरह से अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस इन सी प्रोग्राम। तो आज तो हमारा जो फोकस है प्रिंट एफ है, तो इसलिए हमने सिंपल कैलकुलेशन जस्ट यहाँ दी हुई एडिशन के लिए। तो ये हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट कर दी, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि getch हम इसलिए इस आईडी में कोड ब्लॉक वगैरह में आपको getch लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सी की ये जो हम आईडी यूज कर रहे हैं तो इस आईडी में क्या होता है कि अगर आप getch नहीं देंगे तो आपका स्क्रीन होल्ड नहीं होगा, यानी स्किप हो जाएगा, आउटपुट आएगी लेकिन आपको नजर नहीं आएगी। तो फिर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा विंडो यूजर स्क्रीन से, तब जाके आपको आउटपुट स्क्रीन शो होगी। तो अगर हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो बिफोर एग्जिटिंग द कोड हम हमेशा क्या लगाते हैं, getch की एक करेक्टर इनपुट फंक्शन है, ठीक है ना। और जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड से तब तक आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे। तो जैसे आप कोई की प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो एनीवेज अब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। रन करने के लिए हम रन मेन्यू में आ गए, ठीक है। तो आप कंपाइल करके फिर रन कर सकते हैं या डायरेक्टली रन पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल F9 की प्रेस कर सकते हैं। तो जब आप डायरेक्टली रन पे क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है और रन भी हो जाता है। तो आइए आउटपुट देखते हैं इस प्रोग्राम की। तो ये देखिए आउटपुट आपके पास जो हो रही है इस प्रोग्राम की। फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है दिस इज अ सिंपल स्ट्रिंग कांस्टेंट, वेलकम टू यासिर्स लर्निंग हब, ठीक है। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल आ गई। सेकंड लाइन पे आ रहा है दिस इज एंड ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोग्राम देखें, हमने लिखा था प्रोग्राम, लेकिन मैंने कहा ना कि हमने \b 5 टाइम दिया है, तो वो कर्सर दोबारा बैक पे गया और उसके बाद हमने लिखा था JECT, तो उसने JECT ओवरराइट कर दिया। इसी तरह से दिस इज ड्यू टू कैरेज रिटर्न, ये देखें एस्टेरिस्क वाली लाइन के बाद था कोड में, लेकिन क्या हुआ कि हमने क्योंकि \n की जगह \r दिया था तो इसलिए उसी लाइन पे ओवरराइटिंग शुरू हो गई। उसके बाद हमने एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करवाई, खाली लाइन आ रही है। फिर माय नेम स्टार्ट्स विद, हमने एक करेक्टर वेरिएबल में से जो वैल्यू थी उसे डिस्प्ले करवा दिया y। उसके बाद पाई की वैल्यू प्रिंट हो रही है एंड देन सम ऑफ 5 and 10 इज 15। आई होप कि इस एग्जांपल को करने के बाद आपको प्रिंटफ और कमेंट्स के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हाउ इट वर्क्स। तो कमेंट्स को फर्दर समझने के लिए ये देखिए कैरेज रिटर्न पे जो मैसेज लिखा हुआ है दिस इज ड्यू टू कैरेज रिटर्न, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब ये इवन सी की एक कमांड है लेकिन ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि ट्रांसलेटर इसको इग्नोर कर देगा, तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा दिस इज ड्यू टू कैरेज रिटर्न आफ्टर स्टारिंग। तो ये देखें दिस इज एंड, थर्ड लाइन पे दिस इज एंड ऑफ प्रोजेक्ट, एस्टरी की लाइन आ गई और जिस लाइन को मैंने कमेंट किया डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसी तरह से हम फर्स्ट लाइन को कमेंट कर देते हैं, इसको रन करते हैं तो देखिए फर्स्ट लाइन शो नहीं हो रही। तो याद रखें अगर आप सी के किसी कोड को कमेंट कर देते हैं तो वो कोड वर्क नहीं करेगा क्योंकि कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा।
अच्छा, तो अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नो नेम 00.cpp C++। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहा हूँ ये मुझे ना करनी पड़े, तो आप हमेशा याद रखें कि एक स्टेप फॉलो किया करें, और वो स्टेप भी होना चाहिए कि आप इस फाइल को हमेशा सेव करें .c से, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने printf.c नाम रख दिया, तो ये printf.c यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम इन हेडर्स हटा देते हैं तब भी ये कोड एग्जैक्टली काम करेगा, ठीक है। ये काम कर रहा है। अगर हम वो प्रीवियस फाइल अपनी ओपन करते हैं जो सीपीपी के नाम से सेव थी, ठीक है, ये देखें जो लिखा हुआ है नो नेम .cpp, अगर हम यहाँ से हेडर फाइल्स को हटा देते हैं, ठीक है, अब कंपाइल करते हैं तो यू विल गेट एरर। फंक्शन CLR SCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप, क्योंकि conio.h में तो उसे इंक्लूड करना लाजमी होगा, तो हम आ जाते हैं conio.h को इंक्लूड करते हैं। कंपाइल करते हैं, देखें CLR SCR का जो एरर था वो खत्म हो गया, लेकिन अब कह रहा है कि printf should have a prototype, यानी इसका मतलब है कि ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है और इसके जो हेडर फाइल उसमें डिफाइन करें ताकि इसका प्रोटोटाइप उसमें मेंशन हुआ है। तो हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h printf के लिए और कंपाइल करते हैं। इट इज सक्सेसफुल, इट वर्क्स, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखें कि अगर .cpp एक्सटेंशन शो हो रहा होगा इस आईडी में तो हेडर फाइल्स इंक्लूड करना लाजमी है। अगर आप हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करना चाहते तो फिर इस तरह से करें कि आप अपने प्रोग्राम्स को हमेशा से जब सेव करें तो .c से सेव करें, जैसे ये किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे देखिए printf.c है, तो .c से है तो यहाँ हेडर फाइल्स की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोग्राम वर्क करेगा। तो हम एक दो और छोटे मोटे प्रोग्राम बनाते हैं टू अंडरस्टैंड दी printf। आइए तो एक नई फाइल हम स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं printf का एक और एग्जांपल। तो अब मैं फिलहाल कमेंट यूज नहीं कर रहा क्योंकि टू सेव द टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स में शो कर सकूं printf कमांड के, क्योंकि printf और scanf दो बेसिक कमांड्स हैं सी में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होती है हर प्रोग्राम में। तो हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4ch, फिलहाल मैंने असाइन कर दिया है, और उसके बाद क्लियर स्क्रीन कमांड। इट इज गुड टू यूज क्लियर स्क्रीन इन एवरी प्रोग्राम, और हमेशा इंडेंटेशन को भी यूज किया करेंगे। ये देखिए हमने इंडेंटेशन दी हुई है, तो इंडेंटेशन अगर हम यूज करते हैं तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। इट इज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। CLR SCR के बाद हम लिखते हैं printf ASCII code of %c is %t, and सेम वेरिएबल हम 2 टाइम डिस्प्ले कर रहे हैं ch। सी कैसे सेंसिटिव है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आपको ख्याल रखना है वेरिएबल नेम्स का कि अगर आपने ch यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो जहां कहीं इस वेरिएबल को रेफर करेंगे कोड में तो सेम स्पेलिंग रखना लाजमी, सेम केस। तो गेट ch हमने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लिखा। अच्छा, और दूसरा ये कि हमने यहाँ पे देखिए हेडर फाइल्स यूज नहीं की, तो अगर मैं कंपाइल करूंगा तो एरर जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो बेहतर क्या होगा, अगर आप चाहते हैं हेडर फाइल यूज नहीं करनी तो इस फाइल को सेव करें, ASCII .c जरूर दें। तो अब आपको हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना लाजमी नहीं है, ठीक है। इट इज ओके, सक्सेसफुल, रन करते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ASCII कोड ऑफ a इज 65। तो ये क्या हो रहा है, तो बेसिकली हमने a असाइन किया ch वेरिएबल में, और जैसा कि हमने printf में पढ़ा जब हम लिखते हैं ASCII कोड ऑफ %c, तो फर्स्ट जो %c है यानी ये बता रहा है यहाँ कोई कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, तो कैरेक्टर वेरिएबल इज ch, तो उसकी कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी विच इज a। और हमेशा याद रखें, मैंने बताया था आपको कि जब आप कैरेक्टर्स को या डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, ठीक है ना। तो जब हम उसे एक्सेस कर रहे होते हैं तो फिर हम पर डिपेंड करता है कि हम उस डेटा को किस तरह मैनिपुलेट करते हैं। तो ch को यहाँ पे हमने जो डेटा ch लोकेशन पे रखा हुआ है उसको एज ए कैरेक्टर रिट्रीव किया। अब सेम वही डेटा है, यानी ये ch फर्स्ट प्रिंट हो गया, सेम दोबारा से प्रिंट करें लेकिन हम एज ए इंटीजर। तो अब ये होगा कि उसकी जो इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है ASCII लेटर जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं स्मॉल a का ASCII कोड क्या होगा, तो यहाँ देखिए मैंने स्मॉल a असाइन किया एंड हियर इट इज ASCII कोड ऑफ स्मॉल a इज 97, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डॉलर साइन सिंबल है इसका ASCII कोड क्या होगा, इट इज 36। सो लाइक दिस यू कैन यूज एनी कैरेक्टर, उसका ASCII कोड आप डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिवर्स वे में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देते हैं इंटीजर, और इंटीजर वेरिएबल हमने n एक बना लिया और n में हमने दे दिया 65 या 66, जो भी आप करें, और हम एक और लाइन यहाँ ऐड कर देते हैं।
बैकस्लैश n को यूज करें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो बैकस्लैश n लाइन चेंज करने के लिए, तो %d जो फर्स्ट दे रहे हैं वहां पे n की वैल्यू प्रिंट होगी एज ए इंटीजर, तो वो n की हमने वैल्यू दी है 65, तो 65 विल बी डिस्प्लेड, तो लिखा हुआ है 65 रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे 65 की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, तो 65 किसका कोड है, a का, तो a यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखें, तो पहले यानी हमने क्या किया, हम लेटर दे रहे हैं और उस लेटर का ASCII कोड मालूम कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है ASCII कोड ऑफ डॉलर इज 36। दूसरे मेथड में मैंने आपको दिखाया कि 60 यानी कोड दे रहे हैं और फिर उसका लेटर प्रिंट कर रहे हैं, 65 रिप्रेजेंट्स ए करेक्टर इन ASCII टेबल। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए प्रिंटफ की। वाइड मेन, ठीक है, टीचर एक वेरिएबल ले लिया हमने और कोई वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम वैल्यू दे देते हैं 5, प्रिंटफ बैकस्लैश स्क्वायर ऑफ %d इज %d, यानी हम स्क्वायर प्रिंट करना चाहते हैं a का, a और सेकंड स्क्वायर प्रिंट करने के लिए हमें इस तरह मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगी। तो एरर क्यों आ रहा है, अगेन एक तो हमने क्लोज नहीं किया हुआ, ठीक है ना, तो ये एरर्स को भी रिमूव करना आप सीखें, और इसके अलावा हमें इसको सेव करना है .c से, ठीक है, या फिर हेडर फाइल्स यूज करें, अगेन मैं बता रहा हूँ कि या तो हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करें या फिर .c से प्रोग्राम्स को सेव करें। सक्सेस, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। उम्मीद है कि आपको प्रिंटफ कमांड अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और कमेंट्स का इस्तेमाल भी आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों कमेंट्स प्रोग्राम में देते हैं। तो कमेंट्स को यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस है और कुछ बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें कमेंट्स देना, इंडेंटेशन को यूज करना, ये तमाम तर शामिल है। अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी करें ताकि और भी लोग इस वीडियो में से फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन सून, टेक केयर, बाय।